तो हेलो बच्चों, विक्ट्री नेक्स्ट क्लासेज के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर मैं गुड्डू शर्मा स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है कोशिका। आज के इस जो है लेक्चर नंबर 2 में कोशिका जो है के बारे में हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। और बता दें चैनल दोस्तों कि ऑल कंपटीशन सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर बच्चों कराया जाता है, बिल्कुल फ्री में जो है तैयारी कराया जाता है और सरल लैंग्वेज में। तो बच्चों इस चैनल के बारे में नहीं पता है तो आपने इस चैनल पे आया तो इस चैनल के बारे में दोस्तों को भी बताएं। चलिए ऐसे शुरू करते हैं, बिना समय को जो है गवाए पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कोशिका के बारे में, यानी सेल, क्योंकि यह बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में हर साल आते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो कोशिका के बारे में सबसे पहले जानते हैं कोशिका कहते किसे हैं। तो कोशिका जो होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है कि सजीव की सबसे छोटी इकाई, जो कोशिका है सजीव की सबसे छोटी इकाई है, यूनिट ऑफ लाइफ, न कि पार्ट ऑफ, यानी पार्ट ऑफ बॉडी है, ये पार्ट ऑफ यूनिट है, यानी कि सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा अंग नहीं है। ठीक है। अब अगर बात करें कि कोशिका जो है कहते किसे हैं, तो सजीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं, कोशिका। रचनात्मक का मतलब होता है जितने भी सजीव जो होते हैं, चाहे जंतु हो या पादप, उन सभी का जो शरीर जो होता है बच्चों, वो कोशिका से ही बना होता है। और सजीवों के अंदर जो कार्य होते हैं, परिवहन, श्वसन, पोषण, इस सभी क्रियाएं, ऊर्जा का बनाना, सभी क्रियाएं जो है यानी क्रियात्मक इकाई, यानी क्रिया कहाँ होता है, कोशिका के अंदर ही होता है। इसीलिए कोशिका के बारे में पूछता है कि कोशिका कहते किसे हैं, तो सजीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को बच्चों कोशिका कहते हैं। आगे देखते हैं कि कोशिका जो को तो इंग्लिश में जो है ना बच्चों, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, लेकिन कोशिका जो है का बायोलॉजिकल नेम जो है वो है साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम है साइटो। बायोलॉजिकल नाम या टेक्निकल नाम जो कोशिका का है वो है साइटो, और कोशिका का अंग्रेजी नाम होता है सेल। तो यहीं से जो है आता है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका के मिलने से बच्चों उत्तक बनता है, तो उत्तक के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ है, उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। आगे देखिए बच्चों, कोशिका जो है, कोशिका का नाम हम लोग जान चुके हैं कि कोशिका का जो है नाम जो होता है बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है। साइको नहीं, साइको का मतलब पागल होता है। इसके अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका का खोज या जनक किसको कहते हैं, यानी कोशिका को किसने खोजा था, तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में सबसे पहले। और उन्होंने जो कोशिका खोजा था वो मृत कोशिका था, डेड सेल था। और उन्होंने जो कोशिका की जो खोज किया था वो किस में किया था, तो जो लकड़ी का जो छाल होता है, पेड़ का जो छाल होता है, उसको बोलते हैं कॉर्क। पहले के ज़माना में जो है ना, बोतल जो बच्चे शुरू में बनता था, अभी भी बनता है, कि बोतल का जो है ना ढकने के लिए जो है लकड़ी का बना इस तरह से कॉर्क इस्तेमाल किया जाता था, है ना। उसी कॉर्क को रॉबर्ट हुक ने देखा था सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क को देखा तो उन्होंने देखा क्या कि मधुमक्खी के छत्ते के समान कोठरियाँ देखा, और इन कोठरियों को ही इन्होंने क्या नाम दिया, सेल, है ना, सेल नाम दिया, यानी साइटो नाम दिया। मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया इस तरह से। आगे देखते हैं बच्चों की जीवित कोशिका। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, AB यानी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किसमें किया था, तो जीवाणु में,
जीवाणु के अंदर, और जीवाणु की खोज भी का श्रेय इस प्रकार दिया जाता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया का खोज ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। आगे देखिए, आगे सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, स्लाइडेन और स्वान ने, है ना। स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इस कोशिका सिद्धांत में इन्होंने बताया कि कोई भी जो सजीव होते हैं, चाहे पेड़ पौधे होते हैं, उस सभी का शरीर जो होता है वो कोशिका का बना होता है। और इस सेल थ्योरी में बताया कि नई कोशिका का जो निर्माण जो होता है ना, वह पहले से मौजूद पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। पुरानी कोशिका में सेल डिवीजन होता है, यानी कोशिकाएं जो है विभाजित होती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से कोशिकाएं विभाजित होती है और विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करता है, और इस प्रकार से जो है पूरा बॉडी का निर्माण हो जाता है। आगे बच्चों बात करते हैं कि विश्व पूरे दुनिया में अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है, जिसको PPO भी बोला जाता है शॉर्टकट में। सबसे छोटी कोशिका जो होती है पूरी दुनिया में किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का होता है। सबसे छोटा जीव जो है माइकोप्लाज्मा, एक कोशिका होता है, एक कोशिका का बना होता है यूनिसेलुलर। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडा जो होता है वो तो बहुत ही बड़ा होता है, और जो अंडा जो है ना एक प्रकार की कोशिका ही है ना। अंडा को हम लोग, एक अंडा जो है ना एक कोशिका होता है, और हम लोग कोशिका को नंगी आंखों से देख सकते हैं। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, वो तो प्रोकैरियोटिक और एक दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसको हम लोग नंगी आंखों से देख नहीं सकते। प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु की जो कोशिका होती है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो होती है वो बहुत छोटा होता है, जिसको हम लोग नंगी आंखों से देख नहीं सकते। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका जैसे मानव के अंदर शेर, बाघ, चीता, जितने भी पेड़ पौधे हैं उस सभी के अंदर जो कोशिका पाया जाता है वो यूकैरियोटिक, अभी आगे पढ़ना है तो यूकैरियोटिक कोशिका को देख सकते हैं। अब देखते हैं मानव के अंदर। मानव के अंदर जो है क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी कोशिका होती है मानव के अंदर शुक्राणु यानी स्पर्म की कोशिका। सबसे छोटी जो होती है स्पर्म होती है, और जिसका निर्माण होता है बच्चों वृषण के अंदर, वृषण टेस्टिस के अंदर, जो पुरुष के नर में पाया जाता है। नर के शरीर में पाया जाता है वृषण यानी टेस्टिस, और उसी के अंदर शुक्राणु यानी नर युग्मक जो है ना, आप लोगों ने 10th क्लास में लैंगिक जन्म पढ़ा था, है ना। और वहाँ पर पढ़ाया गया था कि जो नर युग्मक होता है उसको बोलते हैं स्पर्म यानी शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका मानव में जो होता है, मनुष्य में, वो होता है अंडाणु की कोशिका, जिसको ओवम बोलते हैं। और यह पाया जाता है मादा के शरीर में, और मादा में पाया जाता है अंडाणु, और इसको बोलते हैं मादा युग्मक। और ये बनता है अंडाशय के अंदर, यानी ओवम जो होता है ओवरी के अंदर बनता है, अंडाशय के अंदर अंडाणु बनता है। मासिक चक्र के जो है 14वें दिन अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलकर फैलोत्तर नलिका में जाता है। लंबी कोशिका, अगर मानव में अगर पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है तो न्यूरॉन की होती है। न्यूरॉन यानी सबसे लंबा। अगर बता दें कि जिसको पता नहीं कि बड़ा और लंबा में क्या अंतर होता है, बड़ा और लंबा, अगर मानव में पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है अंडाणु की होती है, और सबसे जो छोटी कोशिका शुक्राणु, और सबसे लंबी होती है न्यूरॉन की। यानी जैसे लाल किला बड़ा है और कुतुब मीनार लंबी है, यानी इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि बड़ा जो होता है वो है अंडाणु और लंबी है न्यूरॉन। और आगे जो है विभाजन रहित कोशिका किसको बोलते हैं तो न्यूरॉन को। यानी इसमें क्या होता है कि कोशिकाएं जो है विभाजित नहीं होती हैं। इसी वजह से जो है ना, जैसे मस्तिष्क, ब्रेन, ये कोशिका पाया जाता है कहाँ, दिमाग में। इसलिए बच्चों कि इसमें जो है सेल डिवीजन नहीं हो सकता है, यानी नई कोशिका का निर्माण नहीं हो सकता है। इसीलिए जब हम लोग पुलिस जो होता है ट्रैफिक में, जो दिमाग में कहा जाता है ना कि खोपड़ी में जो है हेमलेट लगा कर, क्योंकि अगर हेमलेट में अगर नहीं लगाएंगे तो माथा पर अगर डायरेक्ट अगर चोट लगा और दिमाग में अगर चोट लगा तो वो ठीक नहीं हो सकता है ना। इसी वजह से
इसको कहा जाता है, इसमें विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता। जब सेल डिवीजन के द्वारा ही नई कोशिका का निर्माण होता है। तो याद रखेगा विभाजन रहित कोशिका यानी कौन सी कोशिका में विभाजन नहीं होता है, तो न्यूरॉन में। क्योंकि न्यूरॉन के अंदर जो है ना विभाजन करने का काम जो है वो करता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। और सबसे तेज विभाजन किस में होता है, तो लीवर में। अगर लीवर को बच्चों काट भी दिया जाए तो पुनः तुरंत भर में बना सकता है। इतना जो है ना इसके अंदर सेल डिवीजन बहुत ही तेजी से होता है, तेजी से विभाजन होता है सेल डिवीजन। और नई कोशिका पुरानी कोशिका से नई कोशिका बन जाता है। इस वजह से देखोगे दारू पीने वाला व्यक्ति लीवर ही खराब होता है। यानी शराब पीने वाला व्यक्ति का कौन सा अंग होता है खराब, लीवर यानी यकृत। जब वो दारू ज़्यादा पीता है तो लीवर थोड़ा सा खराब हो जाता है और फिर छोड़ता है तो कुछ समय के बाद तुरंत भर में मरम्मत होकर ठीक हो जाता है और पीने लगता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से ईंट के मिलने से क्या बनता है, दीवार के मिलने से कमरा और कमरा के मिलने से घर बनता है। तो सेम जो है ना उसी तरह बॉडी ह्यूमन के अंदर ईंट के मिलने से दीवार, ऐसे ईंट के मिलने से दीवार जिस प्रकार से बनता है, तो ऐसे दीवार को बनाने के लिए सीमेंट हो गया, इसके अलावा बालू भी मिक्स होता है। लेकिन अगर चाहेंगे तो ईंट से भी दीवार बन सकता है। वो होगा क्या, कमज़ोर होगा दीवार बशर्ते, है ना। और दीवार को खड़ा कर देंगे तो चारों तरफ से जो है तो कमरा बन जाएगा और कमरा मिलकर के घर बनाता है। सेम ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर जो है सबसे छोटी जो होती है वो कोशिका, ईंट के जैसा। कोशिका के मिलने से उत्तक बनता है, उत्तक के मिलने से अंग बनता है और अंग के मिलने से पूरे बॉडी का निर्माण होता है। यानी सबसे छोटी जो होता है इकाई कोशिका, और कोशिका के मिलने से उत्तक बनता है और उत्तक यानी टिश्यू, और टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के मिलने से बॉडी का निर्माण होता है। तो आगे देखते हैं बच्चों कि कोशिका के अंदर के अंग जिसको बोलते हैं कोशिकांग, कोशिका के अंदर जो पाया जाता है अंग उसको बोलते हैं कोशिकांग। तो सबसे पहले कोशिकांग जो पढ़ना है वह है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। तो कोशिका के सबसे पहला जो कोशिकांग है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ये इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह जो है ना इसी कोशिका झिल्ली के अंदर, यही है कोशिका झिल्ली ना, यही है कोशिका झिल्ली। और इसी कोशिका झिल्ली के अंदर जो है ना, जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो सारा सामान को क्या करते हैं, चिमची में तो देता है कि नहीं। जैसे नींबू आलू, मान ली सब्जी खरीदने गए तो नींबू आलू लिए, प्याज लिए, तो क्या करता है सभी नींबू आलू प्याज जितने भी चीज़ होता है मिर्चाई सबको एक चिमची में डाल देता है ना। तो उसी प्रकार से जितने भी कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो सभी इसी झिल्ली के अंदर पाया जाता है, कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, पादप के शरीर और जंतु के शरीर दोनों में, पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। और ये बनी होती है प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली पूछता है कि किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी, लवक, ये सभी जो है इसी झिल्ली के अंदर पाया जाता है। तो ये जो होता है ये है सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली जो है समझ गया होंगे। आगे है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या होता है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति क्या होता है। तो देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए कभी आप सब्जी खरीदने गए और बहुत सारा अगर सब्जी खरीद लिया तो एक चिमचिम की जगह क्या देता है, 2 चिमचिम दे देता है ना, तो यानी ताकि मजबूत हो जाए। तो सेम क्या होता है कि झिल्ली के ऊपर जो है ना एक और क्या होता है, और एक कोशिका झिल्ली पाया जाता है सेल वॉल केवल ओनली पादप में, प्लांट में ओनली पादप, यानी केवल पादप में। जंतु के शरीर में जो है ना सेल वॉल की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों जानते हैं कि जो मानव जो होता है, मानव के शरीर, मानव जंतु, इसमें कोशिका, हम लोग के शरीर में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, क्योंकि हम लोग कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कोशिका झिल्ली को बचाने के लिए हम लोग कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं, यानी कोशिका भित्ति पाया जाता है पेड़ पौधे के अंदर। पेड़ पौधे क्या होता है कि वो कपड़े नहीं पहनते, तो उसको प्राकृतिक रूप से क्या होता है,
कि उसके ऊपर छाल, देखिए छाल जो होता है ना, वही जो होता है वो सेल बॉल होता है। इस तरह से कोशिका झिल्ली के ऊपर जो है एक और भित्ति होता है ना, इस तरह से, जिसको बोलते हैं सेल बॉल। और ये केवल पाया जाता है प्लांट के अंदर, पादप के अंदर, जंतु के अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि जंतु तो अपना कपड़ा ढक लेता है शरीर से, कपड़ा शरीर पर ढक लेता है, लेकिन पादप तो नहीं ढक सकता। तो उसको बचाने के लिए झिल्ली के ऊपर, कोशिका झिल्ली को बचाने के लिए, क्योंकि इसी के अंदर सारा चीज़ है, तो कोशिका झिल्ली को बचाने के लिए सेल बॉल जो है ना, ऊपर से एक और, जिसको छाल जिसको बोलते हैं, पाया जाता है। और ये बना होता है सेलुलोज का। कई बार एग्जाम में पूछा है कि जो कोशिका भित्ति जो होता है, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जितने भी चीज़ें, जैसे कपड़ा भी होता है, उसमें सेलुलोज पाया जाता है। इसके अलावा जैसे नोट है, वो भी सेलुलोज का ही बना होता है, इस तरह से सेलुलोज का। और ये सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति करता क्या है? तो यह कोशिका के अंदर जितने भी अंग है उस सबको सुरक्षा प्रदान करता है, इसी प्रकार जो है ना, जैसे कवक जो होता है, आगे पढ़ना है, कवक जो होते हैं जंतु, कवक भी एक प्रकार के सजीव है। तो कवक के ऊपर भी एक झिल्ली पाया जाता है, भित्ति पाया जाता है, सेल बॉल। तो कवक के अंदर होता है, कवक के सेल बॉल बना होता है काइटिन की। जिस प्रकार से पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, उसी तरह से कवक का कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और वही अगर पूछेगा जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो है यानी पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। तो समझ गए होंगे बच्चों। तो अगला जो है पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सूत्रकणिका। तीसरा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया। तो यहाँ से सवाल आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का पावर हाउस या बिजली घर, कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण सजीव के अंदर कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा, इसलिए इसको ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में श्वसन चैप्टर। तो क्या होता है जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने समय ऑक्सीजन क्या होता है, जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो वो ब्लड के साथ, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पकड़ करके वो ले जाता है, कहाँ पर ले जाता है? तो कोशिका में ले जाता है। और कोशिका में क्या होता है? क्रेब्स चक्र, क्रेब्स नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि क्रेब्स चक्र चलता है, और जिससे क्या होता है कि वहाँ पर 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 ATP, और 38 ATP मिलकर ग्लूकोज का बनाता है, और एक ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा, है ना। तो इस प्रकार से कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में यानी सूत्रकणिका में ऊर्जा का निर्माण होता है ना। जो हम लोग कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत हो, कोई भी सजीव जो है कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होता है, और वो ऊर्जा हमें मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऊर्जा का पावर हाउस या बिजली घर भी कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ना, आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। इसके अंदर एक संरचना पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टी, आंतरिक संरचना। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग जो है। आगे जो है अगला जो पढ़ना है गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर। कोशिका का अगला जो है कोशिकांग है गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर। तो इसकी खोज किसने किया था? कैमिनो गोल्जी, है ना। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया है? कैमिनो गोल्जी। और यह करता क्या है कोशिका के अंदर? तो यह जो है ना परिवहन का काम करता है। परिवहन जैसे क्या है कि मान लिया जाए हम लोग के शरीर में जो है अगर ऊर्जा की जरूरत है तो यहाँ प्रोटीन की, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो जीव में जो है, और बाकी सारे अंग जो है ना उतना ज़्यादा कार्य नहीं कर रहे हैं, तो जीव ज़्यादा कार्य कर रहा है, तो जीव को ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा है ना। तो जहाँ पर ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ से ऊर्जा जो है ना वो लाएगा। कौन लाएगा? तो यही जो है ना गोल्जी बॉडी लाएगा, पैर से हाथ से ऊर्जा जो है लाएगा, यानी परिवहन करेगा। परिवहन में एक जगह से दूसरी जगह लाएगा। कौन ले जाएगा? गोल्जी बॉडी ऊर्जा और प्रोटीन लेकर आएगा,
है ना, क्योंकि अगर नहीं लेके आएगा तो कुछ समय के बाद जीव जो है ना धीरे धीरे थक जाएगा और हमारा आवाज़ बाहर नहीं निकलेगा। तो जैसे अगर कोई फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल खेलने वाले व्यक्ति को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है पैरों में, तो बाकी जगह पर उतना ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होता है। ऐसे दौड़ते हैं तो ऐसे संपूर्ण अंग में ऊर्जा की ज़रूरत होता है। जब हम लोग थकते हैं तो संपूर्ण शरीर थकता है ना। तो यह ऊर्जा और प्रोटीन को पूरे शरीर में क्या करता है, परिवहन करने का कार्य करता है। कौन? गोल्जी बॉडी, यानी जिसको बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटर, जिसकी खोज कैमिनो गोल्जी ने किया। अगला है रसधानी, वॉक्यूल्स। ये हो गया गोल्जी बॉडी। अगला जो है वॉक्यूल्स यानी रसधानी। रसधानी क्या करता है, तो यह जो है पादप कोशिका में जो है बड़ा होता है और जंतु कोशिका में जो है ना छोटा होता है। क्योंकि पेड़ पौधे का पूरा शरीर जो होता है उसमें जल ही जल पाए जाते हैं। आगे देखिए कि जल जो है, जल संतुलन, यानी हम लोग जानते हैं कि प्राणियों के शरीर में 65% जल होता है। अगर इससे जल की कमी, अगर थोड़ा सा 1% की भी कमी होता है तो प्यास लग जाता है, और 10% कमी होगा तो मृत्यु भी हो सकता है पानी की कमी से। क्योंकि ये पूरा शरीर जो है, यानी कहने का 100 kg का कोई व्यक्ति है तो 65 kg जो है उसके अंदर पानी होता है। तो ये पानी एक जगह कहीं पेट में इकट्ठा नहीं होता है, ये संपूर्ण कोशिकाओं में क्या होता है, समाहित होता है। तो रसधानी याद रखिएगा कि जल का संतुलन, हम लोग के बॉडी में 65% जल को क्या करता है, बनाए रखता है, ताकि हम लोग को ये संतुलन जल में, किसी भी सजीव के अंदर जो है जल का संतुलन रसधानी बनाता है, वॉक्यूल्स। अगला कोशिका है छठा तारक का है सेंट्रोसोम, जिसकी खोज बोबरी ने किया था, और इसका कार्य कोशिका विभाजन करती है, सेल डिवीजन। इससे क्या होता है, कोशिका जब विभाजित होता है, यानी एक से क्या होता है 2 कोशिका, और कोशिका विभाजन होने से क्या होता है, कोशिका मरती नहीं है बल्कि और जो है नई कोशिका, यानी 1 से 2 कोशिका, यानी इसी प्रकार से क्या होता है कि जब हम लोग पहले छोटे बच्चे होते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे जन्म होता है तो उसमें छोटे होते हैं, धीरे धीरे हम लोग के शरीर में कोशिकाएं विभाजित करती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से कोशिकाएं बहुत सारा जो है हो जाता है। और इस तरह से कोशिका विभाजन के द्वारा जो है हमारे शरीर का विकास और वृद्धि होता है। तो पुनर्निर्माण यानी नई कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। सबसे ज़्यादा जो तेज जो है कोशिका विभाजन जो होता है वो लीवर के अंदर होता है, लीवर यानी यकृत। और सबसे कम अगर देखा जाए ब्रेन में सेल डिवीजन जो होता है बहुत ही धीमा होता है या न के बराबर होता है, जिसकी वजह से जो है ना कहा जाता है ब्रेन को सुरक्षा करना चाहिए। इस वजह से हेमलेट पहनने की सलाह दिया जाता है, क्योंकि अगर ब्रेन में की कोशिका अगर कहीं क्षतिग्रस्त हुआ तो कभी भी इसको ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि नई कोशिका का निर्माण नहीं होता है। अभी देखिए बच्चों की बताया था कि ब्रेन जो है ना, ब्रेन में जो है, लेकिन सुने हैं कि ब्रेन में जब नई कोशिका नहीं बनता है तो फिर भी जो है ब्रेन कैंसर कैसे होता है। ब्रेन कैंसर क्या है, तो ब्रेन कैंसर या कैंसर जो है किसी भी अंग में अनियंत्रित कोशिका विभाजन, अनियंत्रित कोशिका विभाजन को ही बोलते हैं कैंसर। कैंसर है क्या, तो एक किसी भी अंग में अनियंत्रित कोशिका विभाजन को ही बोलते हैं कैंसर। कैंसर होने का कारण क्या है, क्योंकि ऐसे हम लोग जानते हैं कि ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है ना न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है, लेकिन 10% जो है ना ब्रेन की कोशिका होती है, जिसमें 90% न्यूरॉन और 10% ग्लियल सेल होता है। और ग्लियल सेल में पाया जाता है सेंट्रोसोम। न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन इस ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम पाए जाने की वजह से अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, और जिस वजह से ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर, कैंसर होने का डर होता है। अगला जो है अंग है अंतःपद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःपद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस प्रकार से अंतःपद्रवी जालिका आंतरिक कंकाल कहा जाता है, कोशिका का आंतरिक कंकाल, यानी कोशिका को फुला कर रखता है। जैसे घर बनाते समय हम लोग क्या करते हैं कि घरों में पिलर देते हैं, ताकि घर जो है ना का स्ट्रक्चर बढ़िया बने, यानी स्ट्रक्चर बना रहे। घर में पिलर या बीम देते हैं ताकि घर के जो है ना पिचके नहीं, यानी घर स्ट्रेट बना रहे जिस तरह से। उसी तरह कोशिका पिचके नहीं, उसके अंदर जो है ना पाया जाता है अंतःपद्रवी जालिका। इसलिए इसको कोशिका का आंतरिक कंकाल कहा जाता है, जो आंतरिक सहायता देने का काम करता है। इसके 2 भाग हैं, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकना होता है। दूसरा जो है रफ खुरदुरा होता है राइबोसोम के कारण। चिकना जो होता है स्मूथ, यह वसा को बनाता है। ये 2 प्रकार का होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है रफ यानी खुरदुरा,
एक होता है चिकना। तो ये जो चिकना जो इंडोप्लाज्मिक हम लोग जानते हैं, चिकना जो होता है चर्बी जो होता है, यानी वसा का निर्माण करता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ जो होता है खुरदुरा, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे देखिए अगला जो पढ़ना है हम लोग को राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पलाइडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये प्रोटीन का निर्माण करता है। हमारी कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो यही राइबोसोम है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। अगला जो है ये राइबोसोम जो है पाया जाता है कहाँ? तो यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है अंतःपद्रवी जालिका के खुरदुरे वाले भाग पर जो है ना पाया जाता है। अभी हम लोगों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस तरह खुरदुरा भाग जो होता है, रफ जो होता है, रफ भाग पे पाया जाता है राइबोसोम। और राइबोसोम करता क्या है? तो यह प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब ये जो राइबोसोम जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। सेडिमेंटस कोफिशिएंट के आधार पर जो है ना, सेडिमेंटस कोफिशिएंट क्या है? ये साइज को बताता है। यानी किसी भी जल या किसी भी फ्लूइड या लिक्विड में जब हम लोग इसको राइबोसोम को डालते हैं तो जो हल्का रहेगा, जो छोटा रहेगा, वह डूबता नहीं बल्कि तैरता है, और जो बड़ा होगा वो डूब जाता है। तो इस प्रकार से देखा गया सेडिमेंटस कोफिशिएंट के आधार पर यह साइज को, यानी आकार को बताता है कि कौन सा राइबोसोम बड़ा है, कौन सा छोटा। तो 70S जो राइबोसोम होता है वो छोटा होता है और 80S ये बड़ा होता है। यह जो छोटा राइबोसोम जो होता है 70S टाइप का, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और 80S जो होता है यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपने पढ़ा था, 9th में ही पढ़ना था कि प्रोकैरियोटिक यानी पुराने प्रकार की जो कोशिका होती है, जो बहुत छोटी होती है, जिसको हम लोग नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। यानी जीवाणु की जो कोशिका होती है, बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है, वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक मानव के अंदर, हम लोग के अंदर जो विकसित कोशिका है जिसमें वास्तविक केंद्रक पाए जाते हैं, उसको कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल। अगला पढ़ना है 9वां केंद्रक। ठीक है, राइबोसोम के बारे में पढ़ लिए। अगला है न्यूक्लियस के बारे में। केंद्रक की खोज बच्चों पहला सवाल पूछता है कि किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, यानी पूरी कोशिका का दिमाग ये कंट्रोल करता है। पूरे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा सही से बना रहा है कि नहीं, गोल्जी काय सही से परिवहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बॉक्यूल्स जल का संतुलन कर रहा है कि नहीं, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सभी राइबोसोम सही से प्रोटीन बना रहा है कि नहीं, ये सारे क्रियाओं को, सारे कोशिकाओं को कौन नियंत्रित करता है? यह जो है ना, जैसे बॉडी हम लोग के शरीर को कौन नियंत्रित करता है? दिमाग। उसी तरह कोशिका के अंदर सारे कोशिकाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो ये न्यूरॉन जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक नियंत्रित करता है। इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है, और ये नियंत्रित करता है, कंट्रोलर भी कहा जाता है। अब केंद्रक के अंदर में अगर देखते हैं तो इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है, धागे के समान संरचना पाया जाता है, जिसको क्रोमोसोम 46, मानव के अंदर 46 यानी 23 जोड़ा क्रोमोसोम, और इसी के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो होता है केंद्रक के अंदर 80% प्रोटीन और डीएनए आरएनए होता है 10%। अगला है लाइसोसोम, जिसकी खोज जो है डी दुबे ने किया है। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने किया है। इसके अंदर पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम। जो लाइसोसोम होता है, इसको यहाँ से सवाल पूछता है, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे मान लिया जाए हमारी कोशिका में, ठीक है, इसको कोशिकीय पाचक भी कहा जाता है। यानी इसमें पाया जाता है कि विशेष प्रकार के एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जैसे हम लोग के अगर मान लिया जाए कहीं चोट लग जाता है, तो या मान लिया जाए चोट लगता है तो हाथ का जो है यानी कोशिका क्या हो जाता है, वहाँ पे छिला जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर तो कोशिका यहाँ का मर गया, तो उस कोशिका को पचाने का काम कौन करता है ना, क्योंकि वहाँ पर सड़ा रहेगा तो और भी लोगों को सड़ा देगा, तो उसको पचा कर साफ सुथरा करने का काम करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर
पाया जाता है एक जल अपघटक एंजाइम जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे ही छिड़कता है तो वहाँ की कोशिका जो मृत कोशिका होती है वो पच जाता है, वहाँ कहीं की साफ हो जाता है, इसलिए इसको कोच के पचा कर साफ सुथरा कर देता है कोच के पास तक। इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है बहुत, या मान ली जाती कि जैसे आत्महत्या की थैली क्यों करते हैं, क्योंकि मान लिया जाए कि सभी ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को कहता है, लाइसोसोम जो है ना केंद्रक को कहता है, केंद्रक तुम सभी जो है जितने भी कोशिकाएं उसको देखो सही से कार्य कर रहा है कि नहीं। तो मान लिया एक जगह की बहुत सारी कोशिकाएं सही से कार्य नहीं कर रहा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी गाय, बॉक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सभी अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो उस समय क्या करता है कि लाइसोसोम जो होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा छिड़कने से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के छिड़कने से जो है थोड़ा सा छिड़कने से काम नहीं हो रहा है तो उस समय क्या करता है अपने आप को फाड़ देता है, जिससे बहुत सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्रावित होता है और सारी कोशिकाएं यहाँ की जो है ना जो नहीं कार्य कर रहा होता है सही से यानी कि सबको जो है पचा देता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसको एटम बम भी कहा जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी हम लोग जानते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल होता है आरबीसी को, रेड ब्लड सेल जिसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और हम लोग जानते हैं इसका जीवन काल 120 दिन होता है, 20 से 120 दिन, यानी 120 दिन में ये मर जाता है। तो इस कोशिका ये पचता कैसे है, क्योंकि इसके पास लाइसोसोम नहीं है, तो ये जाकर स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली में जाकर मरता है और ठीक है वहाँ इसी वजह से इसको बोलते हैं आरबीसी का कब्रगाह। आगे है जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म, जिसकी खोज पुरकेंजी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये जो जीव द्रव जो होता है इसको जीवन की भौतिक इकाई भी कहा जाता है, जिसमें यह रंगहीन होता है और 80% इसमें जल पाए जाते हैं। यह जो है जीव द्रव जो है दो भागों में, इसके दो भाग हैं। कोशिका केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है द्रव उसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव, और केंद्रक के बाहर, केंद्रक के अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं, केंद्रक के अंदर पाया जाता है केंद्रिका द्रव, और केंद्रक के जो बाहर पाया जाता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। ये दोनों मिल करके जीव द्रव का निर्माण करता है। और इसको जीवन की भौतिक इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 80% जल होता है। अगर इसको निकाल देंगे तो कोशिका की मृत्यु हो जाएगा। कोई भी कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग जो होता है वो जीवित नहीं रह सकता। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कार, बॉक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सभी जीवित नहीं, यानी कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी, यानी कि कोशिका ही मृत हो जाएगा तो कोई भी सजीव जो वो भी मृत हो जाएगा। इसलिए इसको जीवन की भौतिक इकाई भी कहा जाता है। तो कोशिका चैप्टर बच्चों ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो बाकी के जो है बचा हुआ जो है अगले वीडियो में जो है कवर करेंगे कोशिका का जो है पार्ट 2 में जो है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ऐसे चैनल के बारे में बताएं, शेयर करें। जय हिंद।